महाजनपद का मतलब क्या था कि जनपद और जनपद मिलकर महाजनपद बनने लगे। ये प्राचीन भारत की एक सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें अंतर क्या था, जैसे एक समय था जब उत्तर वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में क्या हो रहा था, जन यानी कबीले के रूप में मध्य एशिया से भारत आए लोग, है ना। तो उन जनों ने आपस में वो लोग मिल गए, तो जन और जन मिलाकर जनपद बने। कब? उत्तर वैदिक काल। और कितने जनपद थे याद है? 5 महत्वपूर्ण जनपद थे, जिसमें एक काशी भी था। और काशी का राजा कौन था पता है? अजातशत्रु। ऐसे मैंने कहा विदेह के राजा कौन थे? जनक। ऐसे होते करते राजा परीक्षित, मतलब इस टाइप के कुरु के राजा परीक्षित, जिन्हें मृत्युलोक का देवता कहते हैं। तो 5 जनपद बने थे। ऐसे एक समय ऐसा आ रहा है जब अब ये जनपद आपस में मिलने वाले हैं। जनपद प्लस जनपद, ये वाली लाइन सबसे ऊपर आप लिख सकते हो, बराबर महाजनपद। ये कल हमने भी लिखा भी था। जनपद और जनपद मिलकर महाजनपद बनने लगे। महाजनपद मतलब जनपद से बड़ी इकाई, यानी बड़े शहर बसने लगे अब भारत के उत्तर में। अभी सारे जनपदों का जिक्र होगा। और लगभग कितने जनपद माने जाते हैं? 16 महाजनपद थे। वैसे इस टाइम पीरियड को मैंने कहा ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कहते हैं। देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल, या फिर द्वितीय नगरीकरण का काल। मतलब महाजनपद काल को लोग ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल या द्वितीय नगरीकरण, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो ये टाइम पीरियड है। इसी में महात्मा बुद्ध का जन्म होना है, इसी टाइम पीरियड में महावीर जैन का जन्म होने वाला है। और द्वितीय नगरीकरण का मतलब पहला नगरीकरण कौन था? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के बाद का दूसरा नगरीकरण था, इसलिए। अच्छा, पहले कल मैंने आपको ये लिखाया था कि जनपद और जनपद मिलकर महाजनपद मिले तो 16 थे। कौन कहता है कि 16 महाजनपद थे? प्रमाण से है। तो इसके लिए अब आप थोड़ा सा ऐसे लिखोगे, यहीं पर जैसे आप लिख रहे थे, तो सबसे पहली लाइन ऐसे लिखना आपने कि 16 महाजनपद थे, कौन कहते? तो इसके प्रमाण लिखना। हम आज 16 महाजनपद मानते हैं, तो क्या प्रमाण है इसके? तो सबसे पहले आ रहा अंगुत्तर निकाय, फर्स्ट डाल देना, अंगुत्तर निकाय। एक ग्रंथ या कई बौद्ध ग्रंथों का एक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। दूसरा प्रमाण है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये 2 प्रमाण हैं। ये तो वो टाइम पीरियड हो गया है अब जब लिखित साहित्यिक स्रोत है। हमने कहा कि सबसे पहले तो ऐसा साहित्य आता था जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, है ना। फिर आया था यानी प्री हिस्ट्री, फिर आया प्रोटो हिस्ट्री, जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और प्रोटो हिस्ट्री में क्या आता था? सिंधु सभ्यता और वैदिक काल। अब तो पूरा टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब तो वास्तव में इतिहास शुरू हो गया। मतलब इसके लिखित प्रमाण हैं, रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं। इस वजह से हम प्रमाण दे रहे हैं कि भैया अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है। ब्रैकेट में आप इनके नाम भी लिखोगे, ब्रैकेट में जैसे आपने लिखा यहाँ पर, तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर आपके पास जैसी जगह है, बौद्ध ग्रंथ, कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्रमाण मिलता है 16 महाजनपदों का। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ। ठीक है, 2 अच्छे प्रमाण मिल गए आपको, और ये किससे संबंधित ग्रंथ है ये भी पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल, अभी मैं महाजनपदों पर आऊंगा, इस डायग्राम की मदद लूंगा, फिर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है, ये तो लिख ही दिया था, जनपद और जनपद मिलकर महाजनपद बन गए थे, है ना। फिर कहा था कि हमने स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, ये 2 है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रमाण है, ये देखो, शिलप्पादिकारम। चूंकि तमिल भाषा में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ना तमिल महाकाव्य, तीसरा प्रमाण आ रहा है। जैसे आप प्रमाण लिख रहे थे ना, तो 2 तो लिख ही दिया आपने, 1 2, तीसरा लिखने आया, इसको लिखना है। तीसरा लिखोगे ऐसे, शिल्पादिकारम या शिलप्पादिकारम, शिलप्पादिकारम, ये, और लिख दोगे तमिल महाकाव्य। ये तो कहता है महाजनपदों की संख्या 3 थी मात्र। इसे हटा रहा हूं मैं, आपको एक बार फिर से कवर कराता हूं। ये 2 तो आपने लिखे, और तीसरा जब आप लिख रहे थे आपने लिखा कि
शिल्पाधिकारम, और इसमें लिखा तमिल महाकाव्य। तमिल भाषा का महाकाव्य है ये, पहला तमिल भाषा का महाकाव्य। वैसे संस्कृत भाषा के महाकाव्य कौन हुए पता है? रामायण और महाभारत। ऐसे हिंदी भाषा का कोई महाकाव्य सुना है? सुना है आपने, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो। हिंदी भाषा हिंदी भाषा तो हमारी मूल है ना अभी फिलहाल। तो हमारी भाषा का सबसे पहला महाकाव्य कौन है पता है? पृथ्वीराज रासो। सुना तो होगा ही, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, वो हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य है। और संस्कृत भाषा के महाकाव्य रामायण और महाभारत वैदिक काल के। और तमिल भाषा का महाकाव्य शिल्पाधिकारम। वैसे और भी हैं, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय, शीतल सत्यनारायण का है ना, और जीवक चिंतामणि, 3 महाकाव्य हैं। 5 थे टोटल, 2 नहीं मिले हैं, 3 मिले हैं। तो इसमें एक नाम आया शिल्पाधिकारम। और इसके अनुसार महाजनपद कितने थे पता है? इसमें अलग से लिखना पड़ेगा। शिल्पाधिकारम के अनुसार महाजनपद की संख्या केवल 3 थी, क्योंकि ये बहुत दक्षिण में था, तमिलनाडु में था। और इन्होंने केवल 3 ही महाजनपद के बारे में सुना था कि मगध, वत्स और अवंती। आपने लिखा कि तमिल महाकाव्य लिख दिया होगा शिल्पाधिकारम, और लिख दिया कि इसके अनुसार यहां पर लिखना पड़ेगा, इसने 16 महाजनपद नहीं कहा है। इसके अनुसार महाजनपद 3 थे बस, केवल। यहां पर लिख देना है कि शिल्पाधिकारम के अनुसार महाजनपदों की संख्या 3 थी मात्र। और तीनों के नाम भी लिख देने नीचे, कौन थे वो 3। ज्यादातर हम जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका डिटेल होगा, इस शिल्पाधिकारम वगैरह का। ये है मगध, वत्स और अवंती। ये नाम तो अभी हम 16 महाजनपदों में सुन ही रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के वैसे महाजनपदों की संख्या 16 है, लेकिन ये वाला ग्रंथ कहता है दक्षिण का कि महाजनपद केवल 3 ही थे। या ये कहो कि शिल्पाधिकारम जो तमिल महाकाव्य था, ये केवल 3 महाजनपदों का उल्लेख ही कर पाया। लेकिन पहले हम 16 महाजनपद थे कौन कौन, उनको लिखेंगे। पहले टोटल 16 के 16 लिखने वाले हैं। एक बार में 16 महाजनपदों का आपके सामने रख देता हूं, फिर आएंगे कि सबसे ईस्ट का कौन था, वेस्ट का कौन था, है ना। ये वाला पार्ट उसके बाद आएगा। पहले 16 महाजनपद जान तो ले कौन है वो। अब हेडिंग डालते हैं, अब 16 महाजनपद। आपने हेडिंग डाल दी 16 महाजनपद। 16 महाजनपद सामने दिखाई दे रहे होंगे। 1 2 3 4 करके भी डाल सकते हो आप। सबसे पहला कौन था? पहला का मतलब ऐसा कुछ नहीं था यही पहला था, ऐसा नहीं था। मतलब वो टोटल 16 में ये नाम आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है काशी, ये इनकी कैपिटल है, राजधानी है। तो आपने लिखा, आप नंबर डालोगे तो अच्छा रहेगा। 1 काशी। काशी पता कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इसकी राजधानी देखो वाराणसी, ठीक है। दूसरा नाम कौशल। वैसे उसकी राजधानी को देखने के बाद थोड़ा हमें आइडिया आता है किधर का क्षेत्र रहा होगा। देखो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। आज अयोध्या देखो तब से लेकर अब तक फेमस है अयोध्या। आज बहुत सुर्खियों में ना अयोध्या। तो लेकिन ये कभी क्या हुआ करता था? कौशल महाजनपद हुआ करता था, तब इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अयोध्या, आज अयोध्या, फैजाबाद, अयोध्या उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में पड़ता है, सरयू नदी के तट पर। तो दूसरा महाजनपद है कौशल, काशी कौशल। तीसरा आ रहा, राजधानी भी कैपिटल भी लिखते रहना साथ में। अंग महाजनपद आया है, इसकी राजधानी चंपा। आज के हिसाब से चंपा ना बंगाल में पड़ता है। उन दिनों तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम ये सब बंगाली कहलाता था ना। तो चंपा मालनी नदी के तट पर था, काफी फेमस था ये। आपने महाभारत पढ़ा होगा ना, या महाभारत के बारे में सुना होगा, देखा जरूर होगा। तो उसमें देखा होगा कि दुर्योधन का मित्र अंगराज कर्ण था, और उसको लोग सूत पुत्र करते थे ना, जबकि वो तो पांडवों के भाई थे। और लेकिन उनको लोग सूत पुत्र करते थे, तो दुर्योधन को बुरा लगता था, उसका दोस्त था वो। तो दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को क्या दे दिया था? अंगराज, अंग प्रदान कर दिया था, अंग राज्य दे दिया था, इसलिए उसको अंगराज कर्ण कहते। तो ये बंगाल का क्षेत्र था, मतलब सबसे पूर्वी महाजनपद भी होगा ये। अभी हम लास्ट में लिखेंगे भी सबसे पूर्वी महाजनपद। और अंगराज कर्ण को दान दिया गया था, तो इस वजह से
ये सब चीजें इतिहास से जुड़ी हुई हैं। अंगराज कर्ण को प्रदान किया गया था दुर्योधन द्वारा, ऐसे, ठीक है। मतलब कुछ इतिहास हमने सुना है या देखा है, कुछ हम पढ़ रहे हैं, तो सब मिला जुला के हमारे पास इतिहास की थोड़ा बहुत मूलभूत जानकारी मिल जाएगी, तो इससे आपको कुछ फायदा होगा। चौथा आ रहा है, चौथा महाजनपद मगध। राजधानी देखो गिरिव्रत या गिरिवज्र या राजगृह, बिहार में पड़ता है ये भी, पर राजधानी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल का इलाका है सब। पांचवा महाजनपद वज्जी, विदेह, मिथिला। मिथिला नरेश कौन थे? राजा कौन? दशरथ थे या जनक थे? मिथिला किसे कहा जाता है? मिथिला बिहार में देखो आज। वैदेही कौन थी? वैदेही सीता, और सीता के पिता जनक, तो ये उनका इलाका है। ये लोग मिथिला क्षेत्र के थे, बिहार में। इतिहास से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं था। चलिए नेक्स्ट आ रहा है मल्ल, छठा नंबर आ रहा है मल्ल। मल्ल कुशीनगर। कुशीनगर आज पूर्वी यूपी में पड़ता है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, ईस्टर्न यूपी, पूर्वी यूपी का इलाका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। जैसे आपको लग रहा है यार ये कहाँ होगा, तो थोड़ा सा आइडिया के लिए आप लिख दे रहे हो, ठीक है। मल्ल कुशीनगर देवरिया डिस्ट्रिक्ट था। भगवान बुद्ध ने भी यहीं पर मल्लों के वहां अपने शरीर का त्याग किया था। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई था ना, यही कुशीनगर में हुई है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है सातवां चेदी। चेदी सूक्तिमती। सूक्तिमती कैपिटल है उसकी, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और आठवां वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी। ये दक्षिणी यूपी का पार्ट है, मतलब साउथ दक्षिणी उत्तर प्रदेश का इलाका है, दक्षिणी पश्चिमी कहना चाहिए वैसे। कौशाम्बी एमपी से लगा हुआ है, हमीरपुर का क्षेत्र है कौशाम्बी। 8 महाजनपद आए हैं अभी तक। ऐसा लग रहा है देखो यूपी, एमपी, बिहार, यूपी सब इसके आसपास का या बंगाल का क्षेत्र है सब। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, अब ये सब हटा दे रहा हूं जो एक्स्ट्रा ओवर राइटिंग की हमने, ऐसे। अब आप थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हो तो 16 महाजनपदों में कुरु। कुरु तो सुना ही होगा, कुरुक्षेत्र, हाँ। तो कुरु इंद्रप्रस्थ हरियाणा वाला क्षेत्र, दिल्ली हरियाणा का पूरा इलाका कुरु महाजनपद हुआ करता था। वैसे जनपद भी एक शक्तिशाली था, हमने जनपदों में भी इसका जिक्र किया था। राजा परीक्षित कुरु के ही थे, इसी क्षेत्र के थे। पांचाल, पांचाल पता है कौन थी यहाँ की? पांचाली। पांचाली कौन हुई? द्रौपदी, हाँ, इसलिए द्रौपदी। मतलब जो हमने सुना है, मैंने कहा ना जो हमने सुना है देखा है, वो चीज थोड़ा सा यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हिस्ट्री में आ रही है सामने। पांचाल महाजनपद था, कहाँ था देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, थोड़ा हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र, और इसकी कैपिटल राजधानी अहिछत्र और कामपिल्य। 2 राजधानियां वैसे इसकी, 2 अलग अलग, ये 2 अलग अलग हैं, ऑब्लिक कर रखा है वैसे करने को, इसके बीच में कॉमा होना चाहिए, इसके बीच में आप कॉमा लगा लो। एक अहिछत्र, एक कामपिल्य, इनकी 2 कैपिटल हैं, और ये आज के हिसाब से यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। पांचाली थी यहाँ की द्रौपदी। महाभारत के युद्ध में सुना होगा पांचाल नरेश ध्रुपद। ध्रुपद थी क्या? पांचाल नरेश ध्रुपद ना, हाँ। अच्छा चलिए नेक्स्ट मत्स्य। मत्स्य विराटनगर राजस्थान, उत्तराखंड तक भी विस्तार था विराट का, राजा विराट का। विराटनगर हमारे वहाँ उत्तराखंड में भी, देहरादून में ना विराटगढ़ी है। पांडव 1 साल के अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के वहां विराटगढ़ी में ही रहे थे। वो मत्स्य देश का राजा था,
क्योंकि 1 साल के अज्ञातवास में कहीं दिखना था नहीं, अगर दिख गए तो फिर से वनवास हो जाएगा। इस वजह से वहीं पर भेष बदल कर रहना पड़ा था उनको। और बाद में जब राजा विराट को पता चला ये तो यार ये तो पांडव हैं, ये तो बहुत अपने आप में ऐसे लोग हैं, बड़े राजवंश के हैं, और जो भी राजा विराट से भूल या गलती हुई होगी तो उसने कहा उसके लिए माफ़ करना उनको। और फिर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने की बात कही, जबकि अर्जुन उत्तरा को संगीत सिखाते थे ना, महाभारत में भी देखा होगा आपने। तब अर्जुन ने कहा कि मैं तो विवाहित हूँ पहले से ही, इसलिए मेरा पुत्र अभिमन्यु, उसका विवाह हो सकता है राजा विराट की पुत्री उत्तरा से। बाद में अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से कर दिया गया, तो रिलेशन हो गया राजा विराट से। क्लियर हो रहा ना कहानियां। नेक्स्ट आ रहा सूरसेन, मथुरा वाला क्षेत्र, पश्चिमी यूपी। अस्मक, इसकी राजधानी है पोटन या पोटली, और ये महाराष्ट्र का इलाका पड़ता है। एकमात्र दक्षिणी महाजनपद है। 16 महाजनपद में एकमात्र दक्षिणी महाजनपद कौन था? तो केवल अस्मक था। तो ब्रैकेट में लिख देता हूं यहीं पर, एकमात्र दक्षिणी महाजनपद। अगर आपसे पूछे कि 16 महाजनपदों में केवल एक ही दक्षिणी महाजनपद था जो साउथ इंडिया में था, वो कौन था? तो अस्मक था, और इसकी कैपिटल पोटली या पोटन थी। ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर था, उसकी सहायक प्रवरा नदी के तट पर, और इसका जिक्र अभी होता रहेगा। पूछता ना 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वी महाजनपद कौन था, पश्चिमी कौन था, उत्तरी कौन था, दक्षिणी कौन था, वो सब अभी आएगा। ये सबसे दक्षिणी महाजनपद है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एकमात्र दक्षिणी लिख ही दिया दक्षिणी महाजनपद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट महाजनपद आ रहा है अवंती। उज्जैनी और महिष्मती, कौमा लगाना है आपने, ये 2 कैपिटल है इसकी अलग अलग, उज्जैनी कौमा महिष्मती, 2 राजधानियां हैं। कुछ ऐसे महाजनपद है जिनकी 2-2 राजधानी, जैसे पांचाल की अहिछत्र और कामपिल्ली, और इसकी उज्जैनी और महिष्मती। ठीक है। और गांधार, जहां की गांधारी थी। गांधारी कौन थी? धृतराष्ट्र की पत्नी, कौरवों की माता। हाँ, ये कहां था? देखो, तक्षशिला अफगानिस्तान में था। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से किया गया ना। और लास्ट आ रहा कंबोज, हाटक, ये भी अफगानिस्तान का इलाका है। अफगानिस्तान सबसे उत्तरी महाजनपद कहते हैं इसको। इसमें आप एक लाइन लिख भी सकते हैं, जो कि कंबोज है, सबसे उत्तरी महाजनपद था। यहां से घोड़ों का खूब व्यापार होता था। सबसे उत्तरी महाजनपद, सबसे उत्तरी महाजनपद आ रहा है कंबोज। वैसे हमने सबसे दक्षिणी लिख दिया, सबसे उत्तरी भी लिख दिया, सबसे पूर्वी पता है क्या है? अंग। सबसे पश्चिमी क्या है पता है? ये अवंती है। यहीं पर अवंती में भी डैश करके छोड़ दो। सबसे पश्चिमी महाजनपद, जगह बची है तो सबसे पश्चिमी महाजनपद। वैसे हमने अभी ऊपर लिखा हुआ है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों महाजनपद। एक बार उस पर नजर मारते हैं। सबकी राजधानी एक बार आप देख लेना अच्छी तरह से। ठीक है। फिर इसी बात से पूछा, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ दिया कि सबसे पूर्वी महाजनपद कौन था? ये देखो यहां पर लिखा हुआ है ये। अब आपने लिख ही दिया, इसको नहीं लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो लिख ही दिया ना। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन है? अंग। इसकी राजधानी चंपा थी। क्लियर है ना। सबसे पश्चिमी महाजनपद कौन है? अवंती। राजधानी उज्जैनी और महिष्मती, यहां पर लिखे हुए थे। सबसे उत्तरी महाजनपद कौन है? कंबोज, और हाटक राजधानी है अफगानिस्तान। और सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा है? अस्मक और पोटन या पोटली, महाराष्ट्र। ठीक है। अगर क्वेश्चन बने तो जाना नहीं चाहिए ऐसे। महाराष्ट्र 16 महाजनपदों में से। ठीक है। अब फिर क्या हुआ? इन्हीं 16 महाजनपदों में संघर्ष होगा लास्ट में, तो 4 राज्य निकल के आएंगे। फिर आपस में उन चारों में संघर्ष होगा तो एक बड़ा राज्य मगध निकल के आएगा। लेकिन हम सीक्वेंस से पहले कवर करेंगे 16 महाजनपद। एक बार नजर मार लेते हैं इस डायग्राम पर, अगर इसमें थोड़ा भी दिख रहा है तो। थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा हमें। ऐसा लग रहा है, देखो इस डायग्राम को देखने के बाद, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद काल में, जैसे हमने लिखा ना, वैसे आपको याद होनी चाहिए
काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, तुर्से, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। सब क्लियर है 16 के 16। अब एक बार कुछ दिख रहा है तो मैप में आपको यहां पर से बहुत नजदीक से, ज्यादा नहीं दिख रहा है। देखो अस्मक मैंने कहा ना एकमात्र महाजनपद, दक्षिण में देखो साउथ में केवल यही तो है अस्मक। गोदावरी नदी दिख रही है यहां पर। सबसे पूर्वी महाजनपद क्या कहा था हमने? अंग, ये सबसे पूरब की तरफ। सबसे पश्चिमी महाजनपद अवंती, ये सबसे उत्तरी महाजनपद कंबोज। दिख रहे हैं साफ साफ, इसका मतलब हमारा प्रश्न सही है। सबसे ईस्ट की तरफ वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्लियर है? अच्छा, जैसे अभी जरूरत पड़ेगी ना, ये जनपद इसमें मिल गया था, फिर इनके आपस में युद्ध हुआ था, तो उस समय हमें जरूरत पड़ेगी, फिर मैं पूछूंगा ये कहाँ था। देखो मगध, ये है देखो मगध, आज का बिहार और झारखंड का इलाका। ये देखो मल, कुशीनारा के मल, ये वज्जी, ये देखो बिहार से इधर लगा हुआ, वत्स, मत्स्य, सब दिख रहे होंगे ना, कौशल, और क्या छुटा, ये कुरु, गांधार, कंबोज, और कुछ दिख रहा है दूर से, मतलब ये तक्षशिला इनकी राजधानी थी वैसे क्षेत्र ना। सूरसेन, ये चेदी, चेदी ये लिखा हुआ देखो, ये चेदी था। तो ये महाजन ऐसा लग रहा ना जितना भी एक समय था, मैंने बताया था कि ये सिंधु नदी है, देखो सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता यहां थी। फिर एक और समय आया जब आर्य सभ्यता आई, तो आर्यों ने अपना गढ़ इधर की तरफ बना लिया धीरे धीरे धीरे, है ना। इसमें ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल में इस गंगा यमुना नदी के तट पर एकीकरण हुआ, यहां जनसंख्या बढ़ी। लेकिन आज फिर से सारा भारत यहां रहता है, अधिकतर भारत यहां रहता है, उत्तर भारत। इसलिए हमेशा आर्यों की बात होती है तो ये अधिकतर उत्तर भारत का जिक्र होता है। तो लगभग सभी महाजनपद, 15 महाजनपद यहां है, देखो पूरा एक इलाके में। एकमात्र महाजनपद दक्षिण में अस्मक। थोड़ा सा मैप से आइडिया लिया हमने कि कहाँ है ये महाजनपद। अब कैसे कैसे इनमें संघर्ष होगा, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। सबकी राजधानियां, अब देखो ये लाइन आई है, कह रहा है कि 16 महाजनपदों से अंत में केवल 4 महाजनपद ही अस्तित्व में रहे। नोट करके प्रश्न बनाते हैं, लिखिए 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से अंततः 16 महाजनपदों में से अंततः 4 महाजनपद, 16 महाजनपदों से में से अंततः 4 महाजनपद ही अस्तित्व में रहे। 4 महाजनपद ही अस्तित्व में रहे। जो ज्यादा ताकतवर होंगे, जिनकी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी होगी या भौगोलिक कंडीशन ठीक ठाक रही होगी, वहां के राजा योग्य रहे होंगे, शायद वही ज्यादा टिके होंगे। ऐसा ही होता है हमेशा। तो देखते हो 4 कौन कौन से हैं। 1 2 3 4। ये मगध, मगध तो खैर बहुत शक्तिशाली था। अवंती पश्चिमी महाजनपद ही टिके रहा। और जो तीसरा है वो कौशल है, कौशल, और एक होगा वत्स, वत्स जो कौशाम्बी कैपिटल थी जिसकी। ये 4 महाजनपद अस्तित्व में रहे, मगध, अवंती, कौशल और वत्स। 3 यहां पर लिखें, नेक्स्ट पेज में होगा, ठीक है। इसका मतलब इनमें दम था, ताकत थी, या इनकी भौगोलिक कंडीशन, आर्थिक कंडीशन अच्छी रही होगी, ये हो सकता है। यहाँ के राजा योग्य रहे हो सकते हैं। तो 4 के 4 वत्स। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा है, जैसे आजकल तो भारत एक देश है, हम कहते हैं भारत राज्यों का संघ है, कहते हैं ना। हमारी संविधान की उद्देशिका में भी लिखा है ना, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस टाइप से लिखा रहता है ना। हम का मतलब है हम सब, हम सारे राज्यों से मिले हुए लोग। इससे क्या सिद्ध होता है? भारत एक संघ है, गणराज्य है। भारत का जो मुखिया होता है ना, प्रधान, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, राष्ट्र, ठीक है। तो संघ, तो आज लेकिन भारत एक प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप भी जानते हो, जहां जनता को वोट देने का अधिकार है और यहां का मुखिया जनता द्वारा चुना जाएगा, प्रधानमंत्री। लेकिन मुखिया राष्ट्रपति को कहते हैं,
तो राष्ट्रपति डायरेक्ट जनता द्वारा तो नहीं चुना जाता, लेकिन जो हमारे एमपी या एमएलए थे ये राष्ट्रपति को नियुक्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे तो प्रतिनिधि हैं वो, है ना। इसलिए कहते हैं कि गणतंत्र ये होता है। क्या उस समय भी ऐसी परंपरा रही होगी 16 महाजनपदों में? तो ये लिख रहा है कि 16 महाजनपदों में से केवल 14 महाजनपदों में राजतंत्र परंपरा थी, राजा का राज चलता था कि राजा का बेटा ही राजा होगा। जबकि 2 महाजनपद ऐसे थे ना जिनमें गणतंत्र परंपरा थी, रिपब्लिक कंडीशन थी कि जरूरी नहीं है राजा का बेटा राजा होगा, जो योग्य है वो राजा होगा। जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं चलता, योग्य अयोग्य कुछ नहीं चलता, पर राजा का बेटा ही राजा होगा, बस ये चलता है। तो नोट करके प्रश्न बनाते हैं फिर से। देखिए 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन, राजा का शासन। 14 महाजनपदों में से राजतंत्रात्मक शासन, जबकि 2 महाजनपदों में गणतंत्र या गणतंत्रात्मक शासन, जबकि 2 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक शासन परंपरा विद्यमान थी। गणतंत्रात्मक शासन परंपरा विद्यमान थी। ऐसा लग रहा है कि राजतंत्र ज्यादा चलता था। ठीक ही, वह पुराना टाइम पीरियड है, राजा का बोलबाला, राजा का अस्तित्व अब तो मुश्किल से आया है, राजा शक्तिशाली था। अच्छा, कौन थे वो 2 गणराज्य? देखते हैं। इन्हीं 16 में से 2, एक तो वज्जी और एक है मल्ल, कुशीनारा के। ऐसे लिख लेना 1 और 2। पहला है वज्जी और दूसरा है मल्ल। यहां पर गणतंत्र था कह रहा है और शब्द में राजतंत्र। ध्यान रखना है इनमें से किस में राजतंत्र परंपरा नहीं, किस महाजनपद में राजतंत्र परंपरा नहीं थी, प्रश्न बना है। तो ये 2। और कभी पूछा इनमें से कौन एकमात्र दक्षिणी महाजनपद था, कौन सबसे पश्चिमी महाजनपद था, सबसे पूर्वी, इस टाइप से प्रश्न बने हैं। और किसकी राजधानी पूछता है अभी। जो भी हो, खैर हमने ये माना है कि 16 महाजनपदों में से अंततः 4 महाजनपद अस्तित्व में आए। उसमें कौशल भी है, ठीक है, उसमें अवंती भी है, मगध भी है और उसमें वत्स भी है। तो अब क्या होगा, ये जो 4 महाजनपद बचे हैं ना, लास्ट में इनमें आपस में संघर्ष होगा, या जो भी होगा, संघर्ष हो सकता है, वैवाहिक संधि हो सकती है, या आपस में कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज हो गया होगा, तो वो आपस में सब मिलके क्या बन गया, मगध। लास्ट में हम ना मगध राज्य जब पढ़ रहे होंगे तब हम ये कहेंगे कि मगध को यहां तक पहुंचने में बहुत सारा समय लगा है। 16 महाजनपदों से 4, फिर 4 में से 1। अब देखते हैं, पहले हमने 4 पढ़ने, कौशल, वत्स, अवंती, लास्ट में मगध। पहले थोड़ा सा कौशल महाजनपद के बारे में हो जाए, हेडिंग डालते हैं कौशल। कौशल बहुत फेमस है आजकल, मैंने कहा ये अयोध्या का क्षेत्र है, श्रावस्ती। अब प्रश्न बना लोगे आप 1-2 इसकी ना। पहला पॉइंट बना रहे हैं हम, कौशल राज्य को वर्तमान में श्वेत महेत नाम से जाना जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है, लिखिए। कौशल राज्य को वर्तमान में श्वेत महेत नाम से भी जाना जाता है। श्वेत महेत नाम से भी जाना जाता है। इसके समीप श्रावस्ती था और अयोध्या आज हम कह देते हैं उसको, लेकिन वो उसका मूल नाम ये है, श्वेत महेत कहते हैं। अब दूसरी लाइन आ रही है, मतलब कौशल राज्य था। कौशल राज्य में महात्मा बुद्ध के समकालीन राजा कंस का राज था, जिसने काशी को जीता था। मतलब कौशल का राजा पता है कौन है, कह रहे हैं कंस। ये कंस वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। एक तो कंस भगवान कृष्ण के मामा हुए, है ना, तो ये अभी कौशल राज्य के राजा है। तो प्रश्न बनाते हैं, लिखिए। कौशल का शासक कंस था। वैसे टाइम पीरियड को मैच करोगे तो लगभग आपको लगेगा वही कंस है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि वो जो कंस था, जो हमने
महाभारत में देखा था, वो कहाँ का राजा था करके आपने कभी सोचा नहीं होगा। कौशल का राजा कंस था, है ना। सेकंड लाइन लिखी होगी आपने, कौशल का राजा कंस था जिसने काशी को भी जीता था। ये काशी भी एक महाजनपद था ना, ताकतवर होगा जिसने काशी को जीता था, लिख दो बस, काशी को जीता था। काशी महत्वपूर्ण जनपद था क्योंकि यहां पर उत्पादन अच्छा होता था, इस वजह से काशी को जीतना बहुत बड़ी बात थी, उसने जीता भी था। तो काशी के लिए एक लाइन आई है यहां पर, जैसे कह रहा है कि जब काशी को जीता गया, काशी एक महत्वपूर्ण महाजनपद था जिसका संस्थापक दियोदास था और सबसे महान राजा वहां के ब्रह्मादत्त थे। तो काशी के लिए एक प्रश्न यहीं पर निपटा देते हैं, देखिए नोट करके, देखिए काशी, काशी का संस्थापक, भाई ये लाइन लिख रहे हैं बस, ये पूछ दिया ना तो पहली बार आ रहा है। तो काशी का संस्थापक दियोदास, काशी का संस्थापक दियोदास था, काशी का संस्थापक दियोदास था और सबसे प्रसिद्ध शासक या महान शासक दियोदास का वंशज और सबसे प्रसिद्ध शासक ब्रह्मादत्त, काशी का सबसे प्रसिद्ध शासक ब्रह्मादत्त था। काशी आर्थिक और भौतिक दृष्टिकोण से संपन्न था अपने आप में। कौशल राज्य ने काशी को इसीलिए जीता था कि यहां से भी एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम रहेगा करके, कमाई का साधन रहेगा, है ना। अब क्या हुआ, बाद में कंस की मृत्यु हो गई। मतलब कंस जो कौशल का राजा कह रहा है, कंस के बाद कौशल का राजा कौन बन गया, उसका बेटा महाकौशल। नेक्स्ट पॉइंट, कंस के बाद, कंस के बाद कौशल का राजा, कंस के बाद कौशल का राजा महाकौशल, कंस के बाद कौशल का राजा महाकौशल गद्दी पर बैठा था। महाकौशल गद्दी पर बैठा था कंस के बाद। कौशल की कहानी पढ़ रहे हैं हम, काशी बीच में एक पॉइंट आया था इसलिए नोट आउट हुआ था, ठीक है। कंस का बड़ा नाम था जिसने अपने बाहुबल से काशी को जीत लिया था और उसी का बेटा है महाकौशल। महाकौशल के समय स्थिति कौशल की ठीक ठाक रही। अब महाकौशल का एक बेटा है, महाकौशल का पुत्र प्रसेनजित और पुत्री कौशला देवी है। नेक्स्ट पॉइंट, महाकौशल का पुत्र, महाकौशल का पुत्र प्रसेनजित, महाकौशल का पुत्र प्रसेनजित और पुत्री कौशला देवी। महाकौशल का पुत्र प्रसेनजित और पुत्री कौशला देवी थी, पुत्री कौशला देवी थी। ठीक है, कहानी इसलिए पढ़ें क्योंकि इनका महत्व आएगा अभी धीरे धीरे। कैसे मगध राज्य का उदय हुआ, मगध इतना शक्तिशाली कैसे बन गया राष्ट्र ना, वो सब आ रहा है। ये कह रहा है कि प्रसेनजित, बाद में क्या हुआ, जब प्रसेनजित गद्दी पर बैठा होगा महाकौशल के बाद, उसने क्या किया, प्रसेनजित ने अपनी बहन कौशला देवी का विवाह ना मगध शासक बिंबिसार से कर दिया था और वो जो काशी लोगों ने जीता था उसे दहेज में दे दिया। कहानी समझ लो अच्छी तरह से, नोट्स उतार के कुछ नहीं आ रहा है, कहानी समझना जरूरी। नोट्स तो मेरे पास बना है, वो तो आपके पास 2 मिनट में आ जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, क्या देर लग रही है उसमें। कहानी है कि 16 महाजनपदों में से जो 4 महाजनपद अंत में बचे थे उनमें आपस में क्या क्या हुआ, उसमें सबसे पहले कौशल की कहानी सुनाई जा रही है कि कौशल का राजा कौन था, कंस, जिसने अपने बाहुबल से काशी को जीत लिया था और उसके बाद उसका बेटा महाकौशल गद्दी पर बैठा और फिर महाकौशल का बेटा प्रसेनजित और बेटी कौशला देवी गद्दी पर बैठी। जब प्रसेनजित राजा बना होगा तो उसने अपनी बहन का विवाह ना मगध के राजा बिंबिसार से कर दिया। बिंबिसार से मित्रता हो गई होगी तो मगध के लिए बहुत अच्छा हो गया, मगध शक्तिशाली बनेगा कि उसकी रिश्तेदारी कौशल प्रदेश में है ना। ये कहानी फिर धीरे धीरे बाद में और शक्तिशाली बनेगी तो फिर क्लियर होने लगेगा इतिहास। तो नेक्स्ट पॉइंट बना रहे हैं हम, देखिए नोट करके फिर से। प्रसेनजित ने अपनी बहन, प्रसेनजित ने अपनी बहन
कौशला देवी का विवाह, प्रसेनजित ने अपनी बहन कौशला देवी का विवाह, मगध हर्यक वंश का राजा, मगध के शासक, बाद में हम मगध पढ़ेंगे उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी। प्रसेनजित ने अपनी बहन कौशला देवी का विवाह मगध के शासक बिंबिसार से कर दिया था। पहली बार सुना होगा आपने बिंबिसार, या सुना होगा तो दो होते हैं, एक बिंबिसार, एक बिंदुसार, ठीक है। और बिंदुसार तो मौर्य वंश का राजा है, ये बिंबिसार है हर्यक वंश का, ये ठीक है। पहली बार तो जब पहली बार पढ़ रहे, जैसे आप अभी बच्चे हो तो शुरुआत कर रहे हो तो यही लगता है यार मतलब बिंबिसार और बिंदुसार एक ही हैं करके, बहुत समय तो पता ही नहीं चलता। बाद में पता अच्छा बिंबिसार हर्यक वंश का था और बिंदुसार मौर्य वंश का था, इस टाइप के बाद में क्लियर होते हैं चीज़ें। तो अभी आपको स्टोरी आ रही तो आराम से पढ़ो। हमने लिखा था कि प्रसेनजित ने अपनी बहन कौशला देवी का विवाह मगध शासक बिंबिसार से कर दिया, तो मित्रता होगी दोनों में। वो कहानी यहीं पर खत्म हुई कौशल की। बाद में जब हम मगध पढ़े होंगे तो फिर इस ये लाइन की फिर से जरूरत पड़ेगी हमें। अपनी बहन कौशला देवी का विवाह मगध शासक बिंबिसार से करा दिया था या कर दिया। अब दूसरा राज्य आ रहा है, 4 राज्यों का पढ़ना है ना हमने, लास्ट में मगध तो पढ़ना ही है। अब वत्स कौशाम्बी इसकी राजधानी है, ऐसे आपने लिखा, हेडिंग डाली वत्स और ब्रैकेट में लिख दिया कौशाम्बी। दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का प्रभाव क्षेत्र है, और यहाँ का राजा कौशाम्बी का राजा उदयन है। आप ज्यादा नहीं लिखना चाहते तो आपने लिखा वत्स, राजधानी कौशाम्बी लिख दी और राजा लिख दिया यही राजा उदयन। जिस समय कहानी हम पढ़ रहे हैं उस समय वहां का राजा उदयन। बस इतने से हो जाएगा काम। ज्यादा दूसरी वाली लाइन में पढ़ के सुनाता हूं क्या लिखता है। कह रहा है कि मत्स्य पुराण और वायु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर दिल्ली को कहते हैं वैसे, के राजा निचक्षु ने गंगा में बाढ़ आ जाने के कारण अपनी राजधानी को कौशाम्बी बनाया था। मतलब ये लोग पहले हस्तिनापुर दिल्ली के आसपास रहते थे और यहाँ का एक राजा था निचक्षु। वहाँ पर एक बार बहुत बड़ी संख्या में बाढ़ आ गई थी, जैसे दिल्ली में आजकल बाढ़ आ रही ना यमुना नदी में, तो ऐसा कभी और हुआ होगा। तो इससे बचने के लिए निचक्षु ने कहाँ बना दी थी अपनी राजधानी को, कौशाम्बी। तो ये लोग पहले उत्तर में दिल्ली के आसपास रहते थे, लेकिन अब यहाँ आ गए तो ये लोग यहीं बस गए सीधे। और जो उदयन की बात आ रही है महात्मा बुद्ध का समकालीन है, उनका मित्र भी है, उनका फॉलोअर भी है। और जब हम बात कर रहे हैं कौशल राज्य की, मगध राज्य की, उस समय वहां का राजा उदयन है। इन सबको मैं एक पॉइंट में निपटा देता हूं। लिखिए, हमने लिखा कौशाम्बी इसकी राजधानी और राजा उदयन है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, राजा उदयन। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है राजा उदयन, मैं लिखा देता हूं इन दोनों को मिला के। राजा उदयन के पूर्वज, चूंकि लाइन आ नहीं पाई इसलिए इसे लिखा देता हूं। राजा उदयन के पूर्वज निचक्षु ने, राजा उदयन के पूर्वज निचक्षु ने अपनी राजधानी को हस्तिनापुर, दिल्ली का इलाका है जो, हस्तिनापुर से कौशाम्बी बनाया था। राजा उदयन के पूर्वज निचक्षु ने अपनी राजधानी को हस्तिनापुर से कौशाम्बी बनाया था। ये थोड़ा उसका पुराना इतिहास हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बुद्ध का जिक्र अभी होगा, क्योंकि इसी समय ना 563 ईसा पूर्व में ना महात्मा बुद्ध का जन्म हो रखा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसलिए बार बार ये उनके समकालीन है, ये सब महात्मा बुद्ध के समकालीन है लोग, इसलिए बार बार लिख रहा है कि उदयन महात्मा बुद्ध का समकालीन था, है ना। तो महात्मा बुद्ध का समकालीन था मतलब कि इस समय महात्मा बुद्ध का भी जन्म हो रखा है। हम अभी केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था, फिर इसका जब धार्मिक इतिहास आएगा, इसे धर्म सुधार आंदोलन भी कहते हैं प्राचीन भारत में, ये वाला, क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध, महावीर जैसे लोगों का जन्म हुआ है, जिन्होंने समाज की दशा और दिशा को थोड़ा सा ब्राह्मणों या पुरोहितवाद से थोड़ा हट के दिखाया कि यार समाज का आईना कुछ और है।
इसकी वजह से लोगों का ध्यान ब्राह्मण धर्म से दूर बौद्ध और जैन धर्म की ओर जाने लगा। हमने कहा ना उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण यानी पुरोहितवादों ने या पुरोहित वर्ग ने जब अति कर दी थी तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया होने लगी और षड दर्शन का विकास हुआ। योग दर्शन आया, सांख्य दर्शन आया, न्याय दर्शन आया, है ना। और इसी दौर में फिर महात्मा बुद्ध यानी महावीर जैन आए। तो इन लोगों ने लोगों को सच्ची बातें बताई, सच्ची दिशा दी, इसलिए इनको याद किया जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, ये लोग नास्तिक संप्रदाय में, ये ईश्वर को नहीं मानते, ये कहते बुद्ध ही ईश्वर है, सब नास्तिक संप्रदाय। अच्छा, नेक्स्ट कहानी, जो अवंती के राजा, एक और राज्य भी जिसको हमने अपने पढ़ना है, इसको पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आ सकता है। हमने पढ़ा ना 4 महाजनपद रहे थे, कौशल, वत्स, मगध और अवंती। अवंती भी है इसमें। कह रहा है कि अवंती के राजा प्रद्योत या चंड प्रद्योत ने उदयन को बंदी बना लिया था। आपस में संघर्ष होगा क्योंकि अवंती यहाँ पर है, जैसे पश्चिमी, सबसे पश्चिमी महाजनपद है अवंती ना, उज्जैनी है, उज्जैन के पास मध्य प्रदेश वाला इलाका है, गुजरात मध्य प्रदेश का इलाका था। और ये जो कौशाम्बी है यहाँ है, कौशाम्बी इधर है, तो आपस में संघर्ष था इनका। मगध यहाँ है, देखो मगध ये इधर चल रहा है, इन आपस में इन्हीं में संघर्ष चल रहा है ना। और कौशल इधर की तरफ है, इधर कौशल है, कौशल को तो निपटा दिया हमने, है ना। वत्स भी चल रहा है हमारा। अभी अवंती इधर है, सबसे पश्चिमी महाजनपद। कह रहा है कि अवंती के राजा प्रद्योत या चंड प्रद्योत ने उदयन को बंदी बना लिया। जो यहाँ का राजा है ना, चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत अवंती का राजा है, और यहाँ का राजा क्या है, उदयन। इनमें आपस में संघर्ष हुआ तो इसने इसको बंदी बना लिया और अपनी पुत्री वासवदता का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया। और भैया उदयन को संगीत आता था अच्छा खासा, उसको तो नजरबंद कर दिया गया था, वो तो राजा था वहां का। तो फिर बाद में अपनी पुत्री वासवदता का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया और वासवदता ने उदयन के साथ शादी कर ली। इसी कहानी को ना भास लेखक का नाम है कि पुस्तक स्वप्न वासवदता इसी कहानी पर आधारित है। जो भास है ना, उन्होंने इस कहानी को लिखा है, इस प्रेम कहानी को लिखा है आपने किस रचना में, स्वप्न वासवदता। किसकी कहानी है, राजा उदयन और ये वासवदता की कहानी, राजा चंड प्रद्योत की बेटी की कहानी। कुल मिला के हुआ क्या कि जो वत्स महाजनपद था, कौशाम्बी वाला इलाका, और जो अवंती महाजनपद था, इसमें आपस में संघर्ष था। ठीक है, तो कहते हैं कि राजा चंड प्रद्योत थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति का था, तो इसने उदयन को बंदी बना लिया अपने दरबार में। जब बंदी बना लिया तो उदयन संगीत को जानता था अच्छी तरह से, बाद में पता चला ये तो संगीत का शिक्षक है अपने आप में। तो इसने चंड प्रद्योत ने अपनी बेटी का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया उसे अपने दरबार में ही। तो ऐसे में बाद में वासवदता था उसका नाम, तो वासवदता ने उदयन से ही शादी कर ली कहते हैं। इस कहानी को भास ने अपनी रचना स्वप्न वासवदता में लिखा हुआ है ना। तो अब इस पूरी कहानी को नोट करके एक पॉइंट में लिखा देता हूं। देखिए, क्योंकि हम उदयन पढ़ रहे थे, उदयन को नेक्स्ट पॉइंट बना रहे हैं। उदयन को अवंती के राजा, अवंती मतलब उज्जैन, अवंती के राजा चंड प्रद्योत, वैसे प्रद्योत ही है उसका नाम। उदयन को अवंती के राजा चंड प्रद्योत ने बंदी बना लिया, चंड प्रद्योत ने बंदी बना लिया और अपनी पुत्री, चंड प्रद्योत ने बंदी बना लिया और अपनी पुत्री वासवदता, अपनी पुत्री वासवदता का संगीत शिक्षक, अपनी पुत्री वासवदता का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया, संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया। अंततः इसी में लिख दिया, संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया। अंततः वासवदता ने, अंततः वासवदता ने संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया। अंततः वासवदता ने उदयन से विवाह कर लिया था, उदयन से विवाह कर लिया। अंततः वासवदता ने उदयन से विवाह कर लिया। मतलब ये कहानी इतनी आसानी नहीं रही होगी, बहुत समस्या आई राज्यों में। 2 राज्य का मामला था ना, वो जो राजा था वहां का,
लेकिन यहाँ पर अब चूंकि इसका ज़्यादा महत्व नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, इस वजह से हम लोग कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि जो भास है ना, उनकी जो पुस्तक है ना स्वप्न वासवदता, ये किसकी कहानी है? ठीक है, तो किसकी कहानी है? राजा उदयन और वासवदता की। तो नोट करके प्रश्न आ रहा है फिर से। ये भास नाम है, हाँ, व्यास ने, देखिए भास की पुस्तक स्वप्न वासवदता, भास की पुस्तक स्वप्न वासवदता उदयन और वासवदता की प्रेम कहानी पर आधारित है। भास की पुस्तक स्वप्न वासवदता उदयन और वासवदता की प्रेम कहानी पर आधारित है। उदयन और वासवदता की प्रेम कहानी पर आधारित है। बहुत फेमस है ये स्वप्न वासवदता प्रेम कहानी। वैसे ही नाटक है पूरा, ही नाटक के रूप में है प्रदर्शित किया गया, ऐसे लिखा भी। यहां पर देखो, यहां पर तो हम चूंकि कहानी सुना रहे तो इस संदर्भ में कहानी कह रहे हैं, लेकिन वैसे कलिंग शासक खारवेल के उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं से इस नाटक से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। बाद में ना जो कलिंग है ना उड़ीसा में, वहां पर दो गुफाएं हैं, उदयगिरी और खंडगिरी। यहाँ का राजा खारवेल था, जब उसने इन उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं को खुदवाया था गुफा के अंदर, वहां पर कह रहे हैं इस नाटक से संबंधित चित्र प्राप्त हुए। तब पता चला अच्छा ये कहानी ऐसी ऐसी थी। वैसे तो कहानी तो बहुत महत्वपूर्ण रही होगी ना, दो राज्यों के बीच रही है वो, है ना। तो फिर से एक प्रश्न है, इसको भी निपटाना पड़ेगा यहीं पर। देखिए, कलिंग शासक खारवेल, बाद में हम पढ़ना पड़ेगा ये खारवेल के बारे में। कलिंग शासक खारवेल के उदयगिरी और खंडगिरी, कलिंग शासक खारवेल के उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं, कलिंग शासक खारवेल के उदयगिरी और खंड, इन्हें जुड़वा गुफाएं भी कहते हैं। उदयगिरी और जुड़वा पहाड़ियां भी कहते हैं, क्योंकि पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। तो कलिंग शासक खारवेल के उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं से इस नाटक से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। स्वप्न वासवदता, इस नाटक से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। इस नाटक से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। खारवेल, वैसे जो खारवेल नाम है ना, इसको आपने वैसे भी सुनना है, पता है क्यों? कलिंग का चेदी वंश का राजा खारवेल। यहां पर ज्यादा मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन बता दे रहा हूं, क्योंकि हम बाद की क्लासों में या क्लासेज में ये सब पढ़ रहे होंगे तो उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। जो खारवेल है ना, अभी तो हम कह रहे हैं कलिंग का राजा है, कलिंग उड़ीसा वाला क्षेत्र है, लेकिन एक्चुअल में ये ना चेदी वंश का राजा है, चेदी वंश है इसका। और एक खारवेल वो आदमी है ना जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत फेमस है। अभी सुनाना बहुत जरूरी था आपको ये। इसका ना एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा। ये यही है जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं है ना, इसमें अलग अलग टाइप की गुफाएं हैं बहुत सारी। उसमें से एक ऐसी गुफा है ना, जब उस गुफा के अंदर जाओगे तो उसमें फ्रंट में हाथी का चित्र बना हुआ है, इसलिए उसका नाम हाथी गुम्फा यानी हाथी की गुफा अभिलेख। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट ही नहीं कि हाथी का चित्र बनाया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि इसमें भारतवर्ष का पहली बार उल्लेख। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। भारतवर्ष का नाम भारत था, इसका पहली बार उल्लेख लिखित प्रमाण कहां है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सुना दिया मैंने आपको अभी, भारतवर्ष का जिक्र है इसमें। बहुत बड़ी बात है ना ये, भारतवर्ष का उल्लेख। नहीं तो आपसे कोई पूछ दिया अगर कि भारत का नाम भारत था, कौन कह रहा है, क्या प्रमाण है ना? ये लिखित प्रमाण है, लिखित, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं वैसे लिखा भी देता हूं, चलिए दिखा देता हूं। देखिए, चेदी शासक, चेदी वंश है उसका, डायनेस्टी है, चेदी वंश के शासक या चेदी शासक खारवेल, चेदी शासक खारवेल
का हाथी गुम्फा अभिलेख, चेदी शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, चेदी शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख सर्वप्रथम भारतवर्ष की जानकारी देता है कि जो अवंती राज्य छूटा था उसके बारे में, कि अवंती का राजा चंड प्रद्योत था, ये लिखा था हमने। और जब एक बार चंड प्रद्योत पांडु रोग से पीड़ित हो गया था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, इसी कारण अवंती का विलय मगध में हो गया। ठीक है, तो ये सारे जनपद। फिर हमने हेडिंग डाल दी कि क्या मगध राज्य के समकालीन, तो बुद्ध के समकालीन भी लिखता है इनको, क्योंकि मगध राज्य बुद्ध के समकालीन है। अन्य गण राज्य कौन से थे, अन्य छोटे छोटे राज्य, अगर ब्रैकेट में जो आपने लिखा है ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, बुद्धकालीन गणराज्य, इसी के ब्रैकेट में जो मैंने लिखा था अभी हेडिंग डाली थी, बुद्धकालीन गणराज्य। बुद्धकाल इसलिए कह रहे क्योंकि इस समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, इसलिए इतिहास में इसे बुद्धकाल कहते हैं, 6ठी शताब्दी शब्द। ठीक है, 10 ऐसे छोटे छोटे गणराज्य रहे थे उस समय। अब एक एक करके आ रहे हैं, आराम से लिखेंगे हम। आपने ब्रैकेट में जो हेडिंग डाली उसके ब्रैकेट में ये डाल दिया, बुद्धकालीन गणराज्य लिख दिया। 10 छोटे छोटे रिपब्लिक थे, लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं, इतने शक्तिशाली नहीं। लेकिन एक समय आएगा ना, इनमें से एक राज्य इतना शक्तिशाली हो जाएगा ना, वो भारत का राजा बन जाएगा। पहले मैं इसे दिखाता हूं आपको आराम से, 10 को आराम से लिखोगे आप ना, फिर कौन कौन से थे। ऐसा सबसे पहला आ रहा है, ये आपने सुनने हैं वैसे, नाम नहीं, बाद में 1 2 3 4 लिख देना। कपिल वस्तु, वैसे कपिल वस्तु ना नेपाल में है आज के साथ, यहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। और महात्मा बुद्ध किस वंश के थे पता है, शाक्य डायनेस्टी के। ये महात्मा बुद्ध का वंश है। महात्मा बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध एक टॉपिक होगा अलग से, पूरा डिटेल पढ़ेंगे उस समय, लेकिन अभी चल रहा है कि छोटे छोटे जो गणराज्य थे उनके बारे में। दूसरा आ रहा है सुमसुमार, मैच द कॉलम करके क्वेश्चन बना रहा है, कहाँ के कौन। सुमसुमार, यहां था भव्य राजवंश। सुमसुमार, ये सब बिहार और यूपी, पूर्वी यूपी का इलाका है। तीसरा है अलकप्प, यहां था वुली राजवंश, अलकप्प के वुली राजवंश। चौथा है केशपुत्र राजवंश मत लिखो बाद में, बस केवल नाम लिखना हमने। तो कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार के भव्य, अलकप्प के वुली, बस हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। केशपुत्र के कलाम, बस इतना ही लिखो। ये राजवंश तो लिखा ही ऊपर। रामग्राम के, 5वां रामग्राम के कोली, कुशीनगर कहते हैं हम जिसको। 6ठा कुशीनगर के मल्ल, महात्मा बुद्ध की मृत्यु यहीं हुई है, कुशीनारा के मल्लों के वहां। उनका जन्म यहां हुआ है शाक्य वंश में, और मृत्यु यहां हुई है। बाद में आएगा ना डिटेल, तब उसमें जरूरत पड़ेगी इनकी। और पिपलीवन के मौर्य, अगर आपने अशोक का नाटक देखा होगा तो तब देखा होगा। पिपलीवन के मौर्य अशोक मौर्य वंश का राजा है। वो वास्तव में किस वंश के थे पता है, पिपलीवन। वहां कहां के थे, मतलब वो पिपलीवन के थे। इतिहास में तो ये पढ़ाते हैं हम लोग कि मौर्य, चूंकि नंदों के दरबार में मोर पाला करते थे इनके पूर्वज, इसे मौर्य करके मोर से मौर्य पड़ गया नाम, लेकिन वास्तव में ये पिपलीवन के मौर्य लोग हैं। जब आपने नाटक देखा होगा ना, उसमें ये दिखाते हैं कि घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी ना, मूरा, उसको अपनी दासी बना दिया था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने बदला तो लेना ही था घनानंद, इसलिए घनानंद की सत्ता को उखाड़ फेंका। वही मौर्य, पिपलीवन का मौर्य वंश है। ध्यान रखना है, बाद में जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तो कहाँ के थे मौर्य आएगा। चलिए नेक्स्ट, वैशाली सबसे बड़ा गणसंघ था उस समय का 10 में से। ये लिच्छवी कुल था यहाँ का, बार बार नाम आएगा लिच्छवी कुल का। हाँ, सबसे बड़ा गणसंघ है। नेक्स्ट है 9वां मिथिला पहले भी आ चुका है। वैदेही सीता जनक का क्षेत्र है।
और पावा, एक और मल्ल, पावापुरी के मल्ल, पावा बिहार में है, वहाँ के मल्ल, 2 मल्ल थे, ध्यान रखना है, कुशीनारा के मल्ल और पावापुरी के मल्ल। ठीक है, मल्ल 2 हैं, ध्यान रखना। अभी कुल मिला के एक निष्कर्ष निकला कि जब 16 महाजनपदों से 4 महाजनपद अस्तित्व में आए होंगे, उन चारों में से भी एक ही महाजनपद अस्तित्व में आया है, मगध। लेकिन मगध राज्य के समकालीन 2 घटनाएं हो रही थी। एक तो महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया था या महावीर जैन का जन्म हो गया था। दूसरा, ये 10 गण संघ भी यहां हैं अस्तित्व में, लेकिन इनकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। एक समय ऐसा आएगा ना जब मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की सत्ता को समाप्त करके इस पूरे मगध राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। वो पिपली वन के मौर्य हैं वो। कोई भी ताकतवर हो सकता है ना कभी भी। हाँ, तो अब बाद में ताकतवर ये होने वाला है। अब हेडिंग डालते हैं मगध राजवंश। एक ही राजवंश है, भारत का पहला इतिहास का पहला राजवंश है मगध। हेडिंग डाली आपने, मगध राजवंश। बहुत ध्यान से इसका फॉर्मेट बनाने वाले हम लोग। फॉर्मेट बनाना मेन है अभी फिलहाल। तो आपने हेडिंग डाल दी मगध। राजधानी कहाँ है देखो, गिरिव्रज, राजगृह, राजगृह, ऐसे राजगृह, या गिरिवज्र भी लिखता है कहीं, ऐसे कहीं गिरिव्रज लिखता है, कहीं गिरिवज्र, सब चलेगा, उस समय के हिसाब से हो। 16 महाजनपद में कौन महाजनपद अस्तित्व में रहा अंततः? मगध। और मगध में पहला राजवंश आ रहा है हर्यक। ये जो बिंबिसार कह रहे थे हम बार बार, तो हर्यक वंश का राजा है। तो यहां पर डालोगे 1, हर्यक वंश। और हर्यक वंश कब से कब तक राज किया? 544 से 412 ईसा पूर्व तक, ऐसे। और इस हर्यक वंश में कौन कौन राजा थे इधर आ रहे देखो। इस वंश का राजा बिंबिसार है, इसी का बेटा अजातशत्रु है, इसी का बेटा उदयन है। और इनका टाइम पीरियड ये 544 से 544 से 492 और 492 से 460, 460 से 444 ये। और अंतिम राजा ये रूप दर्शक या नाग दर्शक 412 तक। ये पहला है। ये पूरा बॉक्स है, नीचे को भी अभी है, क्योंकि ये तो एक ही है ना, 1 डाला है हमने। हर्यक वंश, हर्यक वंश में 4 राजा रहे हैं। इनके टाइम पीरियड को सेट कर देना आपने। ठीक है, अजातशत्रु का नाम सुना हुआ आपने। ये उदयन है, हाँ ध्यान रखना। इससे पहले हमने एक पढ़ा था ना, वत्स का राजा उदयन, वो उदयन था। उदयन और वासवदत्ता, ये उदयन है। थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूजन है। मतलब ये हर्यक वंश का है, वो अलग है। वो तो कौशाम्बी वत्स का राजा है। पहला पार्ट हुआ हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व तक। ये ईसवी बिफोर क्राइस्ट चल रहा है, बीसी चल रहा है, सब जगह देखो बीसी बीसी लिखा आ रहा है। तो इस वंश में 4 राजा रहे, हर्यक वंश में। बाद में जो इस वंश का अंतिम राजा था ना, नाग दशक या रूप दशक, इसका एक सेनापति था शिशुनाग। शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी, अपने वंश की स्थापना कर दी। अब जब हम वहां से 1 के बाद 2 नंबर डालेंगे ना, तो शिशुनाग वंश आ रहा होगा। तो इसको आगे बढ़ाता हूं। ये देखो, वो देखो दूसरा नंबर शिशुनाग वंश, दूसरा लिख दिया है। 412 से पीछे को आ रहे हैं हम, 344 तक। इस वंश में 2 ही राजा रहे हैं, 3, सॉरी थोड़ा सा और ऊपर को बढ़ाता हूं। ये शिशुनाग वंश के राजा है। सीक्वेंस गड़बड़ाया नहीं है, सीक्वेंस सीधा है, इसके बाद ये आया है, लेकिन वंश अलग हो गया है शिशुनाग। ठीक है, तो 412 से 344 तक, उसमें सबसे पहला राजा शिशुनाग खुद है। 412 से 394 तक रहा है। फिर उसके बाद उसका वंशज कालाशोक 394 से 344, और फिर उसका भी वंशज महानंदन
344 से, मतलब शुरुआत में ही प्रशासन से हटा दिया गया, मृत्यु हो गई, मार दिया गया। या शिशुनाग वंश पूरा एक ही फॉर्मेट है, पूरा एक साथ सीक्वेंस है। मतलब हिस्ट्री का सीक्वेंस बहुत जरूरी याद रखना है, नहीं तो कहानियां तो आपके दिमाग में रहेंगी हमेशा, लेकिन पता नहीं चल पाएगा कब था क्या था एग्जैक्ट ना। तो इसलिए एग्जैक्ट याद रखना है तो आपको डेट याद रखना है। ठीक है, तीनों के नाम। थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाओगे ना, तीसरा राजवंश आ जाएगा। ये देखो, ये अपने आप सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं इधर को। ये तीसरा है, वो दूसरा था, ऐसे ये नंद वंश आ गया। और ये प्रोसेस आगे को बढ़ती जा रही है। इसके बाद ये महानंदन के बाद ये महापद्म नंद गद्दी पर बैठेगा, ऐसे। पीडीएफ से ये है कि आप आराम से, क्या लिखा है गलत नहीं होगा हिंदी वाला ना, महापद्म नंद और घनानंद। इसके बाद शुरू है, देखो 344 से 328 और 328 से 323, नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद। जब भारत में सिकंदर का आक्रमण होगा ना, तो यहां का राजा कौन होगा? घनानंद। ठीक है, 3 राजवंश पढ़े हमने। अब क्या होगा, जो घनानंद था अत्यधिक क्रूर प्रवृत्ति का राजा था। पूरे भारत पर इसका विस्तार जरूर था, ब्यास नदी से पूरब की तरफ पूरा इसका विस्तार था। सिकंदर ना, जो कि यूनान का राजा था, यूनान का, अलेक्जेंडर द ग्रेट मूवी भी है इस पर। तो जो भारत आया था ना, उसे भारत में कई राज्य को जीत लिया था। जीतते जीतते राजा पोरस से उसका युद्ध भी हुआ, बड़ी चुनौतियां भी मिली उसको, लेकिन उसके बावजूद भी उसने सारे राज्यों को जब पराजित किया, तो ब्यास नदी के पार का क्षेत्र किसका था? घनानंद का। घनानंद खुद में इतना योग्य था कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसकी सेना बहुत बड़ी थी। इसलिए सिकंदर के जो सेनापति लोग थे या सेना थी, उन्होंने कही भैया अब हम ब्यास नदी के पार नहीं जाएंगे भारत, क्योंकि वहां तो घनानंद की एक विशाल सेना है। इसलिए सिकंदर कहां से लौट गया पता है? ब्यास नदी से भारत से वापस लौट गया, बिना इसको जीते। तो कारण था, उसके सेनापति कहते थे, उनके सेनापतियों, उनकी सेना का कहना था कि अत्यधिक युद्धों की वजह से अब बहुत ज्यादा थकान की स्थिति है, अगर हो सकता है हम उत्तर भारत जाए और इस विशाल सेना के सामने अगर हमारी हार हो जाए तो सिकंदर विश्व विजेता कैसे कहलाएगा। सिकंदर को भी एहसास था इस बात का, तो वापस लौट गया। लेकिन घनानंद अच्छा राजा नहीं था, और घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य को, जो मतलब घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठने वाले हैं, और घनानंद के दरबार में कौन रहते पता है? चाणक्य। और चाणक्य बताइए आपको, कौटिल्य के नाम से फेमस है। तो चाणक्य के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया घनानंद ने, इसलिए चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने ना मिलकर घनानंद की सत्ता को उखाड़ फेंका और भारत में मौर्य राज्य की नींव डाल दी। मौर्य वंश तो हम अलग से पढ़ने वाले, इसके बाद मौर्य वंश आने वाला है ना। लेकिन यहां पर पहले हर्यक वंश, इनका डिटेल होने वाला है। यहां पर हमने डाला था ना, देखो ये हर्यक वंश, ये इनके बारे में पढ़ेंगे हम पहले, सबके बारे में। क्या इनसे कोई प्रश्न बनता है या कोई ऐसी घटना हुई है, इस बीच कोई युद्ध हुआ है, तब जाके हम लोग मौर्य वंश, इनके बाद जो आएगा ना, इसके बाद भारत के इतिहास में मौर्य वंश आ जाएगा। क्योंकि मौर्य वंश एक बहुत बड़ा वंश है, उसके बारे में हमें पूरा डिटेल करना है। लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए कि नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो मौर्य। अगर आपको दे दे सही क्रम लगाओ, सही क्रम लगाओ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, तो यही सही क्रम है। उल्टा सीधा कर देता ना, तो इसके बाद मौर्य वंश आएगा, बाद में पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन पहले हमें हर्यक वंश को पढ़ना होगा। ठीक है। अब बिंबिसार, अब प्रश्न ये है कि जो बिंबिसार जब गद्दी पर बैठा होगा मगध की, तो क्या उससे पहले वहां कोई राजा नहीं होगा? कोई तो रहता ही होगा वहां, क्योंकि हमने लिखा उत्तर वैदिक काल में तो जनपद और जनपद थे, महाजनपद बने थे। यहां राजा पहले भी थे, लेकिन इतना शक्तिशाली कोई राजा नहीं था कि जो बहुत लंबे समय तक अपना ही राज करता रहा, है ना। इसलिए लिखा है कि बिंबिसार से पहले मगध का शासक बृहद्रथ था करे, और इसे मगध का पहला शासक माना जाता है। लेकिन ये बृहद्रथ ना हर्यक वंश का राजा नहीं था, इससे पहले लिखा है, देखो बिंबिसार से पहले। और मगध में बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश ने राज किया।
ये इसलिए लोग इस वंश को ही बृहद्रथ वंश कहते थे। और इसी बृहद्रथ का राजा ना बाद में इसी का बेटा जरासंध गद्दी पर बैठेगा और फिर इनका राजकाज खत्म हो गया। तो इस हर्यक वंश के मतलब बिंबिसार के पिता बोधिस ने यहाँ पर हर्यक वंश की नींव डाल दी थी, तब जाके हम हर्यक वंश पढ़ रहे हैं। मतलब ये मान के चलना है कि मगध में हर्यक वंश से पहले ना बृहद्रथ वंश का राज था, जिसका पहला राजा खुद बृहद्रथ था और उसी के बाद जरासंध गद्दी पर बैठा था। और फिर धीरे धीरे बिंबिसार के पिता बोधिस ने यहाँ पर हर्यक वंश की नींव डाल दी और अपने बेटे बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया और हर्यक वंश बहुत फेमस हो गया। इसलिए हम यहाँ से पढ़ते हैं इस चीज़। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मतलब वो हर्यक वंश से हो गया। वैसे आप अलग से हर्यक वंश हेडिंग डाल भी सकते हो वहीं पर, हर्यक वंश, और ब्रैकेट में उसका टाइम पीरियड लिख दोगे 544 से 412, 544 से 412 ईसा पूर्व लिख दिया आप, 544 से 412 ईसा पूर्व। पहले इससे पहले कि हम बिंबिसार पर जाएं, ये 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं, इनको निपटाना है। एक्चुअल में ये यहाँ का पॉइंट नहीं है, लिखा है क्योंकि और कहाँ लिखेंगे वाली बात है ना, तो इसको निपटाते हैं हम पहले, फिर हम हेडिंग डालेंगे अलग से बिंबिसार करके। लिखिए फिर पहला पॉइंट, मगध में हर्यक वंश से पहले, मगध में हर्यक वंश से पहले बृहद्रथ वंश, मगध में हर्यक वंश से पहले बृहद्रथ वंश का अधिकार था, बृहद्रथ वंश का अधिकार। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनाते हैं, बृहद्रथ वंश का संस्थापक, बृहद्रथ वंश का संस्थापक, फाउंडर बृहद्रथ, इसलिए पड़ गया उसका नाम, बृहद्रथ वंश का संस्थापक। कभी कंफ्यूजन हुआ आपने सीधे बिंबिसार मार दिया वहां ना, कुछ भी हो सकता है। बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था, जिसके बाद बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था, जिसके बाद उसका पुत्र जरासंध, गद्दी पर बैठा था, जरासंध गद्दी पर बैठा। ठीक है, मतलब हर्यक वंश याद नहीं रखना, उससे पहले ही आपको बृहद्रथ वंश याद रखना है, तब हर्यक वंश। अच्छा, फिर एक प्रश्न और पूछा है, ये जो बार बार गिरिवज्र राजधानी आ रही ना, ये एक्चुअल में जरासंध ने बनाई थी। देखिए दूसरा पॉइंट, जरासंध ने गिरिव्रज को, जरासंध ने गिरिवज्र या गिरिवरज, कहीं ऐसे भी लिखा है, जरासंध ने गिरिव्रज या गिरिवज्र को राजधानी बनाया, गिरिव्रज या गिरिवज्र को राजधानी बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसी जरासंध का सेनापति संभव था या उसके दरबार में रहने वाला कोई सामंत कौन था, ये बोधिस, यही हर्यक वंश का सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जरासंध के बाद बोधिस ने मगध में हर्यक वंश की नींव डाल दी थी। वैसे नींव डालने वाला तो यही है, पहले ही हर्यक वंश की नींव डाल दी थी, लेकिन कहते हैं वो सामंत ही रहा, कोई राजा के रूप में कभी स्थापित नहीं हो सका।
बोधिस ने हर्यक वंश की नींव डाल दी थी और अपने 12 वर्षीय पुत्र अपने 12 वर्षीय पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया। 12 वर्षीय पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया। अब ये पहला राजा माना जाता है। वो बोधिस खाली नाम है, लेकिन फिर भी नींव तो उसी ने डाल दी थी। नहीं तो अगर वही नहीं डालता तो फिर बिंबिसार कहाँ से बैठता। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमने सीधा बिंबिसार से लिखा हुआ है ना, लेकिन थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि कुछ ऐसी थी। तो अगर ऐसा पूछे कि हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक, तो फिर वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ही माना जाता है। देखिए, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। यह है इसका वास्तविक संस्थापक। ठीक है, मतलब हम बिंबिसार तक पहुंच गए। हेडिंग डाल दिया आपने, बिंबिसार। एक सीक्वेंस जैसा चल रहा है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा। बिंबिसार टाइम पीरियड लिखा हुआ है, देखो 512 से 492 ईसा पूर्व। 512 से 492 ईसा पूर्व। उपाधि, सीधा उपाधि लिखना, बिंबिसार तो चल ही रहा टॉपिक। ये उपाधि श्रेणिक, इसका मतलब सैनिक होता है। इसने ऐसी उपाधि ली थी, उपाधि श्रेणिक मतलब सैनिक। अपने को राजा वाजा नहीं कहता था, सैनिक कहता था। क्यों? राजा रहे कहेगा तो विरोध भी हो सकता है ना। लोग सोचेंगे अपने को राजा कहता है या बड़ा वो है, तो इसलिए सामान्य व्यक्ति के रूप में श्रेणिक कहते हैं। एक्चुअल में इसके पिता बोधिस ने बहुत संघर्ष के बाद इसको गद्दी पर बैठाया, मात्र 12 साल की उम्र में। तो पहले ही बैठते ही राजा वाजा इस्लाम से प्रचार वगैरह होगा तो विरोध भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते प्रश्न क्या बने हैं इसके बारे में। कह रहा है कि बिंबिसार हर्यक वंश का वह शासक था जिसकी 500 रानियां थी और उसके प्रशासन में महिला सेना का भी उल्लेख मिलता है। शायद महिलाओं की सेना भी थी उसकी। चक्रवर्ती सम्राट माने गए हैं लोग, बड़े राजा, मतलब इस वजह से। अब वन लाइनर पॉइंट बना रहे हैं हम। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार की 500 रानियां थी। सीधा लिख दे रहे हम, बिंबिसार की 500 रानियां। बिंबिसार की 500 रानियां थी और 500 रानियां थी और उसके प्रशासन में महिला सेना। बिंबिसार की 500 रानियां थी और उसके प्रशासन में महिला सेना, मतलब उसकी सेना में महिलाओं का भी एक यूनिट थी। मतलब उसके प्रशासन में महिला सेना का उल्लेख मिलता है। महिला सेना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसका मतलब एक बहुत बड़ी विशाल सेना तो रही होगी, तो तय है। अच्छा, इसका राजवैद, बस केवल इतना लिखना, बिंबिसार का तो लिखा ही है, राजवैद डैश करके। इसका राजवैद है जीवक। मैंने जीवक की कहानी बताई ना, जीवक तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ा था, उसको पढ़ाया गया था अजातशत्रु और बिंबिसार के द्वारा। बाद में वो बहुत बड़ा चिकित्सक बन गया। उसका राजवैद है वो जीवक। इसकी जो किताब है ना, पुस्तक है ब्रैकेट में, जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि, राजवैद उसका जीवक चिंतामणि। तो राजवैद जीवक है, उसकी किताब का नाम क्या है, पुस्तक है उसकी, बार बार आता रहता है।
जीवक चिंतन। अच्छा, दूसरा वास्तुकार। पहला तो ये था उसका राजवेद कौन था, दूसरा आ रहा है उसका वास्तुकार कौन था। वास्तुकार मतलब उसके महल को बनाने वाला, शहर का निर्माण करने वाला विश्वकर्मा होता है। जैसे शिल्प वेद हमने कल पढ़ा था ना। हाँ, वास्तुकार कौन है, तो ये देखो महागोविंद। महागोविंद मतलब बिंबिसार का राजवेद कौन है, जीवक है, और वास्तुकार कौन है, महागोविंद है। और महागोविंद कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, इसने पाटलिपुत्र शहर की संरचना तैयार की थी। जैसे हम घर बनाते तो पहले घर का नक्शा बनाते ना, नक्शा बनाने के लिए किसी के पास जाते हैं, आप नक्शा बना दो, हाँ वो है ये। तो इसने पाटलिपुत्र शहर का नक्शा बना रखा है। और पाटलिपुत्र भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा प्राचीनतम नगर है। तो एक लाइन लिखना पड़ेगा अलग से, ये वाला। महागोविंद ने पाटलिपुत्र शहर की संरचना तैयार की। महागोविंद ने पाटलिपुत्र शहर की संरचना तैयार की। पाटलिपुत्र शहर की संरचना तैयार की। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि ये वो टाइम पीरियड है जब महात्मा बुद्ध का भी जन्म हो रखा है एक तरफ, तो लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं। तो कह रहा है कि ये बिंबिसार का भी यही हाल था कि बिंबिसार मूलतः जैन धर्म का अनुयायी है, लेकिन महात्मा बुद्ध के प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। तो एक लाइन और देखिए, बिंबिसार मूलतः जैन धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार मूलतः जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन महात्मा बुद्ध के प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। तो बिंबिसार से खास बातें, इसकी उपाधि, एक वो हर्यक वंश का पहला वास्तविक संस्थापक था, 2, तीसरा उसका राजवैद जीवक था, 3, चौथा उसका वास्तुकार महागोविंद था, 4 जिसने पाटलिपुत्र शहर बसाया था। और एक पॉइंट मिस हुआ है अभी, उसे भी लिखाना, तब जाके इस पर जाएंगे हम। वो मिस पॉइंट पहले, बिंबिसार को इसलिए याद किया जाता है, एक तो इसके पास 500 महिलाओं की सेना थी या 500 रानियां थी कहते हैं। एक ये इसको लगता है जैसे इसको राजा बनाया गया होगा, इसको लगता था कि पूरे भारत पर राज करना है ना, तो भैया रिश्तेदारी बढ़ानी पड़ेगी। बिंबिसार को उसकी वैवाहिक नीतियों के लिए याद किया जाता है। ये लाइन यहाँ नहीं लिखी हुई, यहाँ कहीं होगी। ये लाइन यहाँ आ रखी है, क्योंकि बिंबिसार ने कई विवाह किए कहते हैं, और इसी वजह से वो फेमस भी हुआ, प्रसिद्ध भी रहा, अस्तित्व भी बचा पाया, क्योंकि हर जगह रिश्तेदारी होगी तो फिर लड़ाई कौन करेगा, सब अपने रिश्तेदार हैं। तो 3 विवाह हैं, तो हेडिंग डालते हैं, बस 2 पॉइंट और हैं। बिंबिसार की वैवाहिक संधियां, बिंबिसार की वैवाहिक संधियां, मतलब 3 विवाह का जिक्र हुआ है। बिंबिसार की वैवाहिक संधियां या नीतियां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बिंबिसार की वैवाहिक संधियां, नीतियां, संधियां थी एक हिसाब से, राजा हुआ वो। देखते कौन कौन, ऐसे मत लिखना क्योंकि बहुत बड़ा सा लग रहा है। आप लिखोगे प्रथम विवाह, ऐसे प्रथम विवाह, उसका पहला विवाह कहां हुआ था, ऐसे लिखा आपने। ज्यादा हमने लिखा है, वैसे देखो लिख रहा है, उसी को पढ़ के सुनाता हूं। बिंबिसार का पहला विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी, लिखा तो था हमने। कौशल के राजा प्रसेनजित ने अपनी बहन कौशला देवी का विवाह बिंबिसार से कर दिया था और काशी दहेज में दे दिया था, लिखा था ना। तो पहला विवाह लिखोगे आप कौशला देवी से, इससे इनको काशी भी मिला हुआ था। कौशला देवी कौशल की है, वो कौशल राज्य से हुआ था, तो कौशल राज्य शक्तिशाली है, इनकी भी मित्रता होगी उस समय। पहला विवाह
कौशला देवी लिखा और कौशल राज्य लिख दिया। दूसरा विवाह लिखते हैं, दूसरा विवाह, दूसरा विवाह देखते कहाँ हुआ है, पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप सेट करना अपने हिसाब से। कह रहा है लिच्छवीगढ़ राज्य से हुआ है, वहां आप ऐसे लिखोगे लिच्छवीगढ़ राज्य। अभी आया भी था एक गणराज, मैंने कहा ना वो जो छोटे छोटे गणराज्य हैं उनका जिक्र होगा कहीं कहीं। लिच्छवीगढ़ राज्य, जो 10 लिखे थे ना हमने गण, उनमें से एक लिच्छवी भी था, सबसे बड़ा यही था, याद आ रहा है? लिच्छवीगढ़ राज्य कहीं होगा वो, 1 मिनट के लिए ये देखो सबसे बड़ा लिखा है ना, यहां मित्रता कर ली, इससे क्या होगा, मजबूत हो जाएगा अपना भी संबंधी, मित्र अच्छे हैं तो। अब देखो वहां का राजा कौन है उसको भी लिखना। आपने लिच्छवीगढ़ राज्य लिखा, फिर से एरो लगाया एक साइड में, राजा चेटक की पुत्री चेलना या छलना से, ये भी लिखना पड़ेगा। आपने लिच्छवीगढ़ राज्य लिखा, ऊपर एक एरो लगा के, और ये राजा चेटक की पुत्री चेलना या छलना, इससे किया है विवाह, दूसरा विवाह। राजा चेटक की पुत्री, हाँ पुत्री, बहन नहीं है वो, ये बात पूछ दिया कंफ्यूजन ना, उसका विवाह राजा चेटक की बहन छेलना से हुआ था करके। कथन और कारण आते ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो यहां पुत्री या अंडरलाइन कर देना, पूछ दिया प्रश्न। तीसरा विवाह हो रहा है राजा का, तीसरा विवाह, तीसरा विवाह, तीसरा विवाह यहां लिखा है, देखो पंजाब, पंजाब राज्य लिख देता हूं पहले तो, पंजाब राज्य, तीसरा विवाह लिख दिया आपने पंजाब राज्य, और कौन था वहां का राजा वो आ रहा है, ये देखो वहां पंजाब राज्य में मद्रकुल था, मद्रवंश था, मतलब मद्रकुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा या खेमा से, ये भी पुत्री है, ये मद्रकुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा या खेमा से। क्षेमा का नाम आता रहेगा बाद में, क्योंकि ये छलना क्षेमा इनके नाम आते रहते ना। ये जो क्षेमा थी ना, क्षेमा ने प्रसेनजित को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अब देखो छठ कर जाता हूं, तब बिंबिसार पढ़ेंगे बाद में। देखो बिंबिसार था ना, बिंबिसार की 3 रानियां हैं, एक तो कौशला देवी है कहाँ की, कौशल की, दूसरी कौन है ये छलना, और तीसरी कौन है क्षेमा, ये पंजाब की है और ये वैशाली की है, मतलब वहां की लिच्छवी की है। तो कह रहा है कि ये लाइन जो लिखी है लास्ट वाली, क्षेमा ने प्रसेनजित को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, तो प्रसेनजित क्षेमा का क्या हुआ, समझ के पढ़ो, लिख के कुछ नहीं होता है, लिखना तो हो रहा ही ना, लिखना तो मैंने कहा ना, आप सीधे वो स्क्रीन भी ले सकते हो, शॉर्ट घर में आराम से लिखना, लेकिन समझना जरूरी है। बिंबिसार की 3 पत्नियां थी, कौन सी, कौशला देवी, छलना और क्षेमा, ये 3 पत्नियां। ये कह रहा है लास्ट वाली लाइन, क्षेमा ने प्रसेनजित को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, मतलब इसने, तीसरी वाली ने प्रसेनजित को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो प्रसेनजित उसका क्या है, कुछ है क्या, रिश्तेदार, रिश्तेदार, किसका भाई है वो, कौशला देवी का, तो कौशला देवी का भाई है तो इसका भी तो भाई हुआ ना, भाई तो हुआ, हाँ ठीक है। उसको बाद में चूंकि बौद्ध धर्म को मानती थी ना, इसका बड़ा नाम हो गया था, इस वजह से उसने अपने भाई को, मतलब प्रसेनजित को, यानी अपनी दीदी तो कहती होगी उसको, कौशला देवी उसके एक हिसाब से दीदी हो गई है ना, उसके भाई को, मतलब अपना भाई, उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, इसलिए लिखा है। ठीक है, बस यही समाप्त कर दे, बड़ा सा टॉपिक था एक अच्छा खासा।